हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो डिटेल में बताऊंगी ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए और कोई भी जर्नल एंट्री आपको टफ ना लगे। पहला एग्जांपल है, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। यहाँ पे सबसे पहले आएगा लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप उसने परचेज़ किया है तो वो बिजनेस में आया है। और यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, आपको ऐसे डाउट आ सकता है कि यहाँ पे परचेस लिखा है तो परचेस अकाउंट क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे परचेस अकाउंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने लैपटॉप खरीदा, इट इज़ असेट। असेट उसने परचेज़ की है, उसने गुड्स नहीं परचेज़ किया। गुड्स होता है जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जब गुड्स परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे परचेज़ अकाउंट आता है, लेकिन यहाँ पे उसने असेट परचेज़ किए इसलिए लैपटॉप अकाउंट आएगा। ओके, नेक्स्ट आएगा जीएसटी। जीएसटी उसने लैपटॉप परचेज़ किया, उस पर जो अमाउंट थी 50,000, उसके ऊपर उसने जीएसटी भी दी है। तो जीएसटी जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोनों को हाफ हाफ हमें वो डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 18% है तो 9% सीजीएसटी जाएगा और 9% एसजीएसटी जाएगा। और यहाँ पे इनपुट जीएसटी है, जैसे परचेस करते हैं हम तो जो भी चीज़ है वो हमारे पास आती है, इन होती है, तो इसलिए हमें ऐसे याद कर रख सकते हैं कि इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद है क्रेडिट में क्या आ जाएगा, चेक दिया उसने, चेक दिया मतलब बैंक से ही दिया होगा ना चेक। तो तीसरा अकाउंट हमें मिलेगा बैंक अकाउंट। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 अकाउंट मिल गए हैं। तो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो अकाउंट है वो डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा। ओके, तो सबसे पहले है लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, असेट। असेट के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। लैपटॉप आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब लैपटॉप को हमें डेबिट देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जीएसटी है, जीएसटी है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का रूल का क्या होता है, एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसको क्या जाएगा, डेबिट जाएगा। तो जीएसटी भी कहा जाएगी डेबिट में। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, और अभी तीसरा है बैंक अकाउंट। बैंक का क्या है कि बैंक से चेक दिया है, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बैंक ने दिया है तो बैंक जाएगी क्रेडिट में, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें हमने तीनों जो अकाउंट है वो हमने यहाँ पे देखे हैं। पहला तो पर्सनल अकाउंट, उसके बाद रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सबसे पहले आपको जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको अकाउंट्स कौन सा आएगा, कौन से अकाउंट्स का रूल वहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो पहचानना आना चाहिए। इसके लिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो किसी का नाम है, श्याम है, राम है, सुमित है, सुषमा है, सोनाली है, ऐसे जो भी नाम आता है जहाँ पे नाम का अकाउंट आता है ना वो पर्सनल अकाउंट रहेगा। उसके बाद बैंक का अगर नाम आता है तो बैंक का पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन वही होता है बैंक या कोई क्लब या कोई कंपनी का नाम आएगा ना तो वो पर्सनल अकाउंट ही आएगा। ओके, उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे असेट आते हैं। असेट क्या होते हैं ये तो सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कैश हुआ, मशीनरी हुई, फर्नीचर हुआ, स्टॉक ऑफ गुड्स हुआ, कार हुई, जो भी एसेट होती है ना वो रियल अकाउंट, वहाँ पे रियल अकाउंट का ही रूल एप्लीकेबल होता है। उसके बाद थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। जहाँ पे भी एक्सपेंस होता है वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल ही एप्लीकेबल करना होता है। उसके बाद गेन और इनकम होता है, वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि जो हर प्रॉब्लम में आएंगे, आपको हर प्रॉब्लम में आएंगे तो उसके जो अकाउंट्स, उसके वहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, कौन से अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी जो एंट्री हम कर रहे हैं वहाँ पे हमने तीनों अकाउंट कवर किए हैं, तो आपको समझ में आना
तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट के जो रूल्स है वो यूज़ करके कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो हमारी एंट्री ऐसे होगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में जाएगा, यहाँ पे लैपटॉप परचेज किया है तो बीइंग परचेस्ड लैपटॉप बाय चेक एट 18% GST। अभी ये जो नरेशन है वो कैसे लिखनी है, वो हमें जो क्वेश्चन होता है, कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, तो हमें ऐसे लिखना है कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में से हमें वर्ड उठाने हैं और एक सेंटेंस बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा का नहीं डालना है। अभी यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कोई भी नरेशन बीइंग से ही स्टार्ट करनी है। तो बीइंग परचेस्ड लैपटॉप कैसे परचेज किया हमने, बाय चेक, और हमने GST भी पेड किया, तो परचेस्ड लैपटॉप बाय चेक एट 18% GST। हमें जो क्वेश्चन में वर्ड्स है वही यूज़ करके वो सेंटेंस बस बनाना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा का डालना नहीं है। और अकाउंट्स का हमें क्या करना है, लैपटॉप यहाँ पे 50,000 का दिया है, वो 50,000 ही लिखना है। उसके बाद इनपुट GST SGST और इनपुट CGST हमें 9% कैलकुलेट करनी है, वो भी जो भी 50,000 अमाउंट है उस पर, और उसकी अमाउंट लिखनी है। और लास्ट में टू बैंक में वो पूरी जो टोटल होती है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे 50,000 लैपटॉप का हुआ, SGST हो गया 4,500, CGST हो गया 4,500, 9%, और टू बैंक अकाउंट, तो ये सब टोटल मिला के बैंक को हमें कितना देना पड़ा, मतलब चेक कितने का देना पड़ा, 59,000 का, तो टू बैंक अकाउंट में आएगा 59,000। और ऐसे ही हो गई हमारी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, बैंक बैलेंस ₹2 लाख, बिल्डिंग ₹2 लाख एंड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। समझो यहाँ पे ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, और बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त उसने क्या किया है, कैश लाई है 1 लाख, बैंक में उसके पड़े हैं 2 लाख, और बिल्डिंग है 2 लाख की, ओके। और उसने लोन लिया है राकेश से 50,000। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, ये जो सब उसने लाया है वो उसका कैपिटल है, कैश उसने खुद ने लाया है, बैंक बैलेंस उसका है खुद का, बिल्डिंग उसकी खुद की है, तो ये इसका कैपिटल होगा। लेकिन उसने राकेश से भी 50,000 लिए, वो राकेश के जो 50,000 है वो उसने पर्सनल नहीं डाले हैं, तो वो कैपिटल में नहीं जाएगा। तो उसने जो राकेश से लिए है 50,000, वो राकेश के अलग से अकाउंट, राकेश लोन करके अलग से अकाउंट होगा, उसमें डालने पड़ेंगे, ओके। तो ये एंट्री ऐसी होगी कि कैश 1,50,000, क्योंकि उसने राकेश से कैश में ही लिया है तो पूरा कैश हम एक साथ ही डालेंगे। कैश 1,50,000, बैंक बैलेंस 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, ये सब डेबिट में जाएगा। और क्रेडिट में जाएगा कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगी 5 लाख के नीचे 2 राकेश लोन, और वहाँ पे जाएगा 50,000, ओके। तो ऐसे ये एंट्री होगी यहाँ पे। ये एंट्री हमने कैसे की है, देखिए, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये सब बिजनेस में आया है, ओके। ये सब कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, ये सब असेट हुआ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने उनको डेबिट दे दिया, ओके। उसके बाद किसने दिया है, उसके बाद वो किसने दिया, ओनर ने दिया, तो ओनर का नाम नहीं लिखना होता है, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना होता है, ओके। और दूसरा राजेश का लोन है, वो भी 50,000 कैश किसने दिया, राजेश ने, तो क्रेडिट द गिवर, जिन्होंने दिया उनका नाम क्रेडिट में आया, ओके। तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आया, और टू राजेश अकाउंट क्रेडिट आया, राजेश लोन अकाउंट क्रेडिट आया, ओके। कुछ बेसिक्स जो अकाउंट है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जिसका जो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आएगा ही आएगा, उसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हर आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले है परचेस अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेबिट में ही जाता है, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में ही जाता है, ओके। तो परचेस अकाउंट के यहाँ नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ करते हैं, और सेल्स अकाउंट के यहाँ भी नॉमिनल अकाउंट का ही रूल यूज़ करते हैं, क्योंकि परचेस इज एक्सपेंसेस, उससे परचेस मतलब एक्सपेंस होता है, और सेल करते हैं मतलब वो इनकम जनरेट करता है, तो वो वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का ही अकाउंट रूल एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है कैश का ऐसे याद रखना है कि अगर कैश बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट देना है हमेशा, और कैश बिजनेस से जाता है तो उसको हमेशा क्रेडिट देना है। बैंक के बारे में, जब कोई पेमेंट हमें मिलता है
चेक मिलता है या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट मिलता है, कैसे भी मिलता है, लेकिन वो बैंक के थ्रू मिलता है तो तभी डेबिट देना रहता है। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, चेक से करते हैं या फिर डेबिट कार्ड से करते हैं, तभी क्रेडिट देना है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है, अगर डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें कहाँ पे करनी होगी, वो हमेशा डेबिट में जाएगा। ओके, अगर हमें किसी से डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। और हमेशा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं पे भी नहीं होती, वो प्राइस पे दिया जाता है, उसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं होती। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है उसकी एंट्री जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। क्रेडिट का परचेस या क्रेडिट का सेल, इसका मतलब होता है कि वो जो पेमेंट है उसका वो बाद में मिलेगा या बाद में देंगे। ओके, और कैश सेल्स या कैश परचेस का मतलब होता है कि तभी के तभी पेमेंट हम दे रहे हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल समझो मैंने 1 अप्रैल को एक फर्नीचर परचेस किया। ओके, वो फर्नीचर परचेस किया और इमीडिएट मैंने वहाँ का चेक दे दिया कि बाबा हाँ 25,000 का फर्नीचर है तो ये लो तुम्हारा पेमेंट, और हो गया, मेरा पेमेंट हो गया। ओके, और इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कैश परचेस। वो फर्नीचर ले लिया और मैंने उसको चेक नहीं दिया, मैंने उससे क्या बोला कि मैं अभी चेक नहीं दे सकता, अभी पेमेंट नहीं कर सकती, तो मैं आपको 15 डेज़ बाद आपको इतने 25,000 का चेक दे दूँगी। ओके, तो उससे बोलते हैं क्रेडिट परचेस। क्रेडिट सेल का भी सेम है। अगर तभी के तभी हमने मटेरियल कुछ सोल्ड किया है, और समझो मैंने मेरा जो पेन का बिज़नेस है तो मैंने पेन बेचे हैं, तो मुझे तभी के तभी जो अगर पेमेंट मुझे कंपनी सामने वाले कंपनी ने तभी के तभी मुझे पेमेंट दिया तो उसको मैं बोलूँगी कि कैश सेल्स। ओके, अगर उसने बोला नहीं मैं आपको अभी पेमेंट नहीं दे सकता, 15 डेज़ बाद या 13 डेज़ बाद मैं आपको पेमेंट दे दूँगा, मतलब जब भी बाद में, वो क्रेडिट पीरियड कितना भी हो सकता है, बाद में पेमेंट मिलता है, तभी के तभी पेमेंट नहीं मिलता है, तभी उसे बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। ओके, देन नेक्स्ट है कि अगर हम कुछ परचेज़ करते हैं तो हमें इनपुट जीएसटी लगती है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। परचेज़ ये हमें याद ऐसे रखना है, कुछ हम परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं, मतलब वो हमारे पास आता है, इन होता है, तो उन पर जो जीएसटी लगती है वो इनपुट जीएसटी। और जब कुछ सेल करते हैं तो कुछ वो चीज़ हमारे यहाँ से जाती है, आउट होती है, तो उस पर लगते हैं आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी लगती है, तो वो हमें ऐसे याद रखना है। जैसे हमने कोई मटेरियल परचेज़ किया, समझो हमने थोड़ा सा रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, तो उस पर जो जीएसटी लगेगी वो इनपुट जीएसटी होगी। ओके, उस रॉ मटेरियल से हमने चलो पेन बन गया, हमारा पेन बनाना था, वो पेन का रॉ मटेरियल हमने खरीदा था। ओके, लेकिन अभी पेन बन गया तो हम उसको बेच रहे, तो हम क्या लगाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। यहाँ पे क्या है, 90,000 अमाउंट का गुड्स परचेज किया, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और 10% कैश डिस्काउंट भी दिया है। ओके, और पेमेंट जो किया है वो 1/3 ही किया है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 90,000 पे, उसके बाद उसमें से वो डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पर ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस की जो अमाउंट है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो हमें ऐसे करना है 90,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 10। ओके, तो हमें अमाउंट मिलेगा 9,000। कभी भी याद रखना, अगर 10% दिया होगा ना तो लास्ट का वो जो एक ज़ीरो होता है ना वो हटाने का, तो जो भी अमाउंट बचती है ना तो वो होगा 10%। तो हमें अब जो डिस्काउंट की अमाउंट मिलेगी वो है 9,000। तो 90,000 माइनस 9,000 करेंगे तो 81,000 मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है ये इस 81,000 पे कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे वापस वही प्रोसीजर हमें करनी है। 81,000 पे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। हम कैलकुलेशन करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो लास्ट का एक जो ज़ीरो है वो हमें काटना है। तो अमाउंट कितनी बचती है, 8,100। ओके, तो 81,000 के ऊपर 10% मतलब 8,100 डिस्काउंट है, तो 8,100
हम माइनस करेंगे 81,000 से, तो हमें अमाउंट मिलती है 72,900। ओके, अभी ये जो पूरी अमाउंट है वो पेमेंट राकेश करेगा सामने वाले पार्टी को। तो अभी 70,900 का भी 1/3 हमें निकालना है जो उसने पेमेंट किया है। तो 70,900 डिवाइड बाय 3 करना है, तो हमें उसका 1/3 अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो हमें अमाउंट मिलेगा 24,300। ओके, तो 24,300 का पेमेंट किया है, तो 24,300 का चेक दिया है, मतलब क्या होगा, बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे। ओके, तो हमारी एंट्री कैसे होगी, पहले तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट आएगी 81,000 टू बैंक अकाउंट 24,300 टू राकेश अकाउंट 48,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 8,100। ऐसे एंट्री हम करेंगे। अभी परचेस अकाउंट मैंने आपको बोला है ना, हमेशा डेबिट में आता, तो वो डेबिट में। ओके, उसके बाद राकेश, किससे परचेस किया हमने, उसका नाम नीचे आया, किससे, गिवर कौन है, राकेश है, तो राकेश से हमने लिया है, लेकिन उसको पेमेंट कितना अभी बाकी है देना, तो 48,600, 8,100 में डिस्काउंट मिला है। ओके, और उसने पेमेंट कितना किया है, 24,300, और उसको पेमेंट कितना किया हमने, 24,300, तो बैंक अकाउंट में आएगा 24,300। और नरेशन में, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट and 1/3 payment made by check।